नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। जोश आईएएस पीसीएच में आप लोग का स्वागत है। मैं राहुल आप लोग के लिए पीपीएससी के द्वारा विभिन्न एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था एईडीओ एग्जाम को देखते हुए उसका एनालिसिस करवा रहे हैं। तो कल हम लोग ने देखा था बीपीएससी डीएसओ पीओआई का पार्ट 1 देखे थे। आज हम लोग पार्ट 2 की ओर चलते हैं और पार्ट 2 में कल हम लोग 55 तक क्वेश्चन देख लिए थे और आज हम लोग 56 से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं 1 घंटे में जितना मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन कंप्लीट कर सके। और साथ ही साथ आप लोग जोश आईएएस पीसीएस टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि आप लोग को वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए कम टाइम लेते हुए आप लोग को तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए ताकि आप लोग को भी लगे। हाँ, क्लास में जब तक इंटरेक्शन नहीं बना के रखिएगा तब तक आप लोग को भी मजा नहीं आएगा और क्लास में आप लोग क्या करिएगा, सोते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 लिखिए। भारतीय संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से ग्रहण किया है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है आपसे, पहले तो राज्यसभा के सदस्य के मेंबर के बारे में पूछ रहा है, उसका चुनाव किससे मतलब कौन से स्रोत से लिया गया है। तो पहले ऑप्शन में क्या दिया, ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन बी में दिया कनाडाई संविधान से। ऑप्शन सी में दिया दक्षिण अफ्रीकी संविधान से। ऑप्शन डी में दिया भारत शासन अधिनियम 1935। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आने वाला है। चलो बाबू बताओ रे मोनू, क्या आंसर होने वाला है इसका, क्या आंसर होने वाला बाबू बताओ। तो दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया है। चलिए बाकी और ऑप्शन को एनालिसिस कर लेते हैं ताकि आप लोग को पता चले। तो चलिए बताओ आप लोग कमेंट में ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो बताओ। तो ब्रिटिश संविधान से, चलिए क्वेश्चन को जूम कर देते हैं थोड़ा सा, फिर बाकी आप लोग को यहाँ पे लिखने में और समझने में इजी रहेगा। तो क्या बाबू ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया था, संसदीय प्रावधान, ठीक ना, संसदीय सरकार, कानून का शासन, और विधायी प्रक्रिया। साथ साथ आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको क्या करिए, नोट डाउन कर करिए। और एक साथ क्या है, ब्रिटिश संविधान में क्या लिया गया, एक एकल नागरिकता भी इसी में ले गया, मतलब सिंगल सिटीजनशिप, नागरिकता। आप लोग देखिए एक क्वेश्चन के साथ आपको ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया आप लोग को ये पता चल गया। आप लोग इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। देखिए कनाडाई से मतलब कनाडा संविधान से क्या क्या लिया गया उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। तो कनाडा से क्या लिया गया था, तो चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो कनाडा से आप लोग लिया गया था राज्यपाल की नियुक्ति। क्या लिया गया था, कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। आप लोग इस चीज को भी थोड़ा सा नोट डाउन करते रहिएगा ताकि आप लोग को आने वाले एग्जाम में आसान हो चीजें। उसके बाद क्या लिया गया, संघीय व्यवस्था, मतलब जिसको फेडरल सिस्टम बोलते हैं, संघीय व्यवस्था। उसके बाद क्या लिखा गया, क्या अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित होना, केंद्र में निहित होना, जिसे क्या बोलते हैं, रेसिड्यू पावर बोलते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आप देखिए भारत शासन अधिनियम से क्या लिया गया 1935 से। चलिए थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। तो भारत शासन अधिनियम से आप लोग के लिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा सा। तो भारत शासन अधिनियम से क्या लिया गया आप लोग के, तो संघीय योजना लिया गया। क्या लिया गया है, फेडरल प्लानिंग, संघीय योजना। इसके बाद न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका। इसके बाद लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। जैसे आप लोग यूपीएससी और बीपीएससी का एग्जाम देते हो तो यहीं से लिया गया है। इसके बाद आपातकालीन प्रावधान। चलिए एक क्वेश्चन के साथ हम लोग ने चारों ऑप्शन को अच्छे से एनालिसिस कर लिया। बाकी आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए ताकि आप लोग को याद रहे चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे ये पूछ रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्ट कमिटी। तो ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर्स कौन कौन नहीं था, आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो ऑप्शन ए में क्या दिया है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ऑप्शन बी में दिया एन गोपाल स्वामी अयंकर। ऑप्शन सी में दिया अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और ऑप्शन डी में दिया है वी टी कृष्णामाचारी। तो देखो यहाँ पे बीपीएससी ने थोड़ा सा बेसिक चेंज किया है जो आप लोग को पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले ये पता, ड्राफ्टिंग कमेटी में कितना मेंबर था, पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कितना मेंबर था इसमें। तो 7 मेंबर था, ये चीज आप लोग को याद रखना है, 7 मेंबर। आपका सही आंसर हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि वीटी के जगह टीटी के जगह वीटी कर दिया है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसीलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है। और बाकी जो 4 मेंबर तो हो गया, 3 मेंबर का कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करना कौन कौन थे, इस चीज को आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट। मुंशी चलो याद रख लो, के एम मुंशी जी थे, के एम मुंशी रख सकता है, एन माधव राव। चलो नेक्स्ट कौन थे और बताओ बाबू। और एक थे बी आर अम्बेडकर जी, बी आर अम्बेडकर। देखो टोटल 7 मेंबर हो गया ना। बीपीएससी कहाँ पे खेला कर गया, तो यहाँ वीटी के जगह क्या टीटी के जगह कर दिया था, वीटी कर दिया था, तो इसीलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय, देखो जब स्वतंत्र भारत हुआ था ना, जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम में पूछ रहा है वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था। तो देखो ऑप्शन में दिया है डॉक्टर जॉन मथाई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और CH भाभा। तो चलो बताओ किसके पास था। तो ये था ना आपका वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था, CH भाभा के पास था। बाकी चलो और चीज के बारे में देखो। तो जॉन मथाई के पास कौन सा मंत्रालय था, तो इसके पास रेलवे और परिवहन मंत्रालय था। इस चीज को भी आप लोग को याद रखना है, बीपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, रेलवे व परिवहन मंत्रालय, क्योंकि मिनिस्ट्री बीपीएससी का ना फेवरेट टॉपिक है। चलो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कौन सा मंत्रालय था, उद्योग व आपूर्ति मंत्रालय था। क्या था, उद्योग व आपूर्ति मंत्रालय, उद्योग व आपूर्ति मंत्रालय। चलो और बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन कौन सा मंत्रालय था। चलो एक हम बता देते हैं और बाकी तुम लोग, पहला तो होम मिनिस्ट्री था, चलो और बाकी दूसरा तुम लोग कमेंट करना कौन कौन सा मंत्रालय था। चलो क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे ये पूछ रहा है, भारत में निवास कर रहे एक कनाडा के नागरिक को, देखो यहाँ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो भारत में कोई अगर कनाडा का व्यक्ति है अब भारत में क्या कर रहा है, निवास कर रहा है, तो निम्नलिखित में से किस अधिकार का वो दावा नहीं कर सकता। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो आप लोग को पता होना चाहिए। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोग को ना 5 आर्टिकल याद रखना है हमेशा। कौन कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। इस चीज को ना आप लोग को याद रखना है। ये सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ भारतवासियों के लिए है। इसके छोड़ के जितना भी आर्टिकल है वो विदेशी नागरिकों के लिए है। चलो देखो कानून के समक्ष समानता, तो कानून के समक्ष समानता कौन सा अनुच्छेद में आता है, चलो ऑप्शन में तुम लोग कमेंट करो। तो ये आर्टिकल किस में आता है बताओ, आर्टिकल 14 में आता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल में आता है बाबू, तो आर्टिकल 19 में आता है। इस चीज को आप लोग को याद रखना है। तो देखो मैंने क्या बोला, तो ये 19 आ गया ना यहाँ पे, तो आपको इसमें विदेश का नागरिक दावा नहीं कर सकता। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। चलो धर्म की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल के बीच में आता है, तुम लोग कमेंट करो। तो कौन कौन सा आर्टिकल के बीच में आता है, आर्टिकल 25 से लेके 28 के बीच में आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलो। गिरफ्तारी और क्वेश्चन सॉरी 22 नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर डी की ओर चलो। ऑप्शन नंबर डी में ये बोला जा रहा है गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, तो कौन सा आर्टिकल में आता है बाबू, तो आर्टिकल 22 में आता है। ये चीज आप लोग को याद रखना है, क्योंकि बीपीएससी फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी यहाँ से फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। आप लोग को हमेशा ये चीज रिवीजन करके जाना है, और जब भी क्लास में आओ तो थोड़ा बहुत पॉलिटी रिवीजन करके आया करो यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला है आपसे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1976 के
42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया था। तो देखो इस क्वेश्चन को ना बीपीएससी क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है, बट इसका आंसर होना चाहिए अनुच्छेद 38 ये चीज, लेकिन बीपीएससी ने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग भी फाइनल आंसर क्या करना है, डिलीट करके ही चलना है, ठीक ना। इस चीज को आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला जा रहा है भारतीय संविधान किसे न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब जो जुडिशियल रिव्यू, मतलब न्यायालय से जो भी चीज है उसको अवलोकन कर सकता है, मतलब पुनरावृत्ति करके अवलोकन कर सकता है कि शक्ति प्रदान करता है। जैसे ही जुडिशियल रिव्यू की बात आता है तो केवल सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन बी में दिया सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों कर सकता है, सभी न्यायालय को कर सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं कर सकता है। तो क्या क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में से कमेंट करो कौन कौन सा न्यायालय कर सकता है। तो देवी करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसका आंसर बी हो जाएगा, 61 का आंसर बी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। तो कौन कौन सा अनुच्छेद है इसमें, इसको भी देख सकते हैं। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 131 से लेके 136 और 143 से लेके 143 और 246। इस चीज में क्या है, जुडिशियल रिव्यू का चर्चा किया गया है। चलो, और हाई कोर्ट में कौन कौन सा आर्टिकल दिया गया है, तो हाई कोर्ट में आपके लिए आर्टिकल है, कौन कौन सा आर्टिकल है चलो लिखो। आर्टिकल 13, आर्टिकल 226, आर्टिकल 227 और आर्टिकल 246। तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं और आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे लिख लो आर्टिकल, क्योंकि तुम लोग ना थोड़ा सा ध्यान नोट डाउन कर लो पहले, सबसे बड़ी बात। चलो क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में ये बोला जा रहा है आपसे, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय, क्या बोला है, 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए कितना, एक समान उच्च न्यायालय, मतलब एक हाई कोर्ट स्थापित करने की शक्ति संविधान के कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है। तो आप लोग को थोड़ा सा पता भी होगा, नहीं पता तो चलो हम बता देते हैं कौन सा आर्टिकल में दिया गया है। देखो ऑप्शन में क्या दिया, आर्टिकल 229, 230, 231 और 232। कौन सा आर्टिकल होगा, तो आर्टिकल 231 हो जाएगा। तो चलो अब 229 में क्या दिया गया, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आर्टिकल 229 में जो दिया है, इसमें क्या दिया है, हाई कोर्ट के जितने भी ऑफिसर है, हाई कोर्ट के जितने भी ऑफिसर कैटेगरी के, हाई कोर्ट के जितने भी ऑफिसर है ना, उसको क्या चीज, उसके सेवकों की नियुक्ति के बारे में बताया गया, मतलब ऑफिसर की नियुक्ति के बारे में बात किया गया है। चलो अनुच्छेद 230 में क्या बोला गया है, तो हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को, ठीक ना, हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को विस्तार करने की संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 232 में आपसे ये बोला जा रहा है 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के तहत इसको क्या कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। इस चीज को भी थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं। इस आर्टिकल को क्या कर दिया गया है, अनुच्छेद 232 को हटा दिया गया है, मतलब रिमूव कर दिया गया है। तो इस चीज को आप लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगर आप लोग से पूछे अनुच्छेद 232 कौन सा आर्टिकल में क्या बोला गया है, तो आप लोग ये बोल सकते हैं 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के तहत इस आर्टिकल को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया बताइए बाबू, आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर सी हो गया, जिसे आर्टिकल 231। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 63 की ओर। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था। देखो भारत के कुछ ऐसे राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। तो ऑप्शन में दे रहा है वारागिरी वेंकटगिरी, कोचरिल नमन नारायण, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और मोहम्मद हामिद अंसारी। आप लोग को याद आ गया होगा, थोड़ा सा भी आप लोग को अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को इसके बारे में पता चल गया होगा। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करिए क्या आंसर होने वाला है। क्या ऑप्शन कर रहे हैं मोनू जी, कमेंट में क्या आ रहा है आपका ऑप्शन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए करेक्ट आंसर दिए हैं मोनू जी, चलिए कोई बात नहीं, लगता है कुछ पढ़ के आए हैं। तो चलिए जब उपराष्ट्रपति कब बने थे, थोड़ा सा इसका ईयर वाइज भी लिख लेते हैं। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह कब बने थे, तो 1979 में बने थे। और वारागिरी वेंकटगिरी कब बने थे, ये बने थे 1967 में। और के कोचरिल
रमन नारायण कब बने थे? तो ये बने थे 1992 में। आप लोग को थोड़ा सा ईयरली वाइज भी पूछ सकते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रख सकते हैं। और मोहम्मद हामिद अंसारी कब बने थे? तो 2007 से लेके 2012 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे क्या बोला जा रहा है? चलिए आप लोग रीड करिए और इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से भारतीय वरीयता मतलब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सबसे नीचे कौन आता है? देखो बाबू, तो ऑप्शन में क्या दिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश, किसी राज्य के राज्यपाल, या पूर्व राष्ट्रपति, या उप प्रधानमंत्री। चलो तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। यहाँ से बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, VVI टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है नेक्स्ट एग्जाम में भी, ADO के एग्जाम में भी। क्या कौन सा ऑप्शन होने वाला है? इसका आंसर भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा। ये कितने नंबर पे आता है बताओ? भारत के मुख्य न्यायाधीश कितने नंबर पे आता है? ये 6 नंबर पे आते हैं, ठीक ना। किसी राज्य के राज्यपाल कितने नंबर पे आते हैं? किसी राज्य के 4 नंबर पे आते हैं। और देखो पूर्व राष्ट्रपति कितने नंबर पे आते हैं? तो ये 5 नंबर पे आते हैं। तो सबसे लास्ट में कौन से आते हैं? तो उप प्रधानमंत्री जी आते हैं, जो सबसे लास्ट में आते हैं। चलो बाकी आपको 4, 5, 6 तो पता हो गया। तो 1, 2, 3 पे कौन आता है? तो 1 पे आपके आता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। 2 नंबर पे कौन आता है? तो वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति, PR। 3 नंबर पे कौन आता है बाबू बताओ? प्राइम मिनिस्टर, जिसको PM बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर। चलो इसको नोट डाउन कर लो। और सबसे लास्ट में कौन आता है? ये आपका लास्ट में आता है जो उप प्रधानमंत्री जिसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। आप लोग थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए 65 की ओर चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? तो देखो एक होता है, ऑप्शन में क्या दिया? साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, पूर्ण बहुमत और विशेष बहुमत। आप लोग जब बहुमत की मेजोरिटी के बारे में पढ़ाया जाता है तो उस टाइम में ये बोला जाता है लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए ना आपको कौन सा बहुमत चाहिए? तो उस टाइम आपको कौन सा बहुमत चाहिए? प्रभावी बहुमत का जरूरत पड़ता है। और प्रभावी बहुमत में क्या होता है? तो पहले इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। प्रभावी बहुमत में क्या होता है? सभी सदस्यों से बहुमत पारित होना चाहिए, मतलब इफेक्टिव मेजरमेंट होना चाहिए आप लोग को। इसमें सभी सदस्यों जो होता है ना, जैसे मेंबर पार्लियामेंट जितने भी मेंबर है, सभी सदस्यों का क्या होना चाहिए? बहुमत पारित होना चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रभावी मेंबर, प्रभावी मेजोरिटी या इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं। चलिए और आपसे एक ऑप्शन C में क्या दिया? पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत में क्या होता है? जितने भी कुल सदस्यता जो मेंबर्स है उसका 50% से अधिक वोट होना चाहिए। तो ये आपका पूर्ण बहुमत हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। चलिए चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए ध्यानपूर्वक पढ़िए कथन को और जवाब दीजिए। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मतलब कॉलिंग अट्रैक्शन मोशन जिसे बोलते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एक भारतीय नव आचार है। अब कथन 2 में क्या बोला जा रहा है आपसे? देखिए कथन 2 में बोला जा रहा है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नियमावली में उल्लिखित नहीं है। बताओ तो ये क्या है ना आपका? देखो इसमें क्या है? कॉलिंग एक्शन जो मोशन है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो एक है भारतीय नवाचार है, जो कि बिल्कुल सही है। और कथन 2 जो बोला है ये क्या है ना? ध्यान आकर्षण नियमावली में उल्लेखित नहीं है। ये क्या बात है? ये गलत बात है। ये चीज क्या है? गलत है, क्योंकि ये इसमें नियमावली में उल्लेखित नहीं है। किसमें है? लोकसभा की प्रक्रिया, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 197 में ये स्पष्ट है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन डी गलत हो गया। तो आपका आंसर, फाइनल आंसर क्या हो गया? आपका आंसर केवल 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। 67 में आपसे क्या बोला जा रहा है? 1 मिनट रुकिएगा। हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में आपसे क्या पूछ रहा है? देखिए 67 में आपसे ये पूछ रहा है संसद की अनुमान समिति, संसद की अनुमान समिति मतलब एस्टिमेट कमेटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलो कथन देखते हैं, कथन में क्या क्या दिया है। तो कथन 1 में ये दिया है आपसे
अनुमान समिति का गठन जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर किया गया था। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो देखो, जब अनुमान एस्टिमेट कमेटी का जो गठन किया गया था वो जॉन मथाई की समिति की सिफारिश पे किया गया था, जो कि बिल्कुल सत्य है। ये बात क्या है? बिल्कुल सत्य है। इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ये बात भी क्या है? बिल्कुल सत्य है। इसमें किसका रोल होता है? इसमें लोकसभा का मेंबर्स का प्रतिनिधित्व होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताओ। 67 का 1 और 2 आंसर हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 68 की ओर चलते हैं। बाकी आप ये भी देख सकते हैं, लोकसभा का केवल इसमें लोकसभा कितने मेंबर हो सकते हैं? 30 सदस्य हो सकते हैं, और इसमें राज्यसभा का कोई योगदान नहीं होता है। चलिए, और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है यहाँ पे, जॉन मथाई मतलब वित्त मंत्री थे कब? तो 1950 में बने थे। आपको थोड़ा सा ये भी याद रख सकते हैं, 1950 में क्या बने थे? वित्त मंत्री बने थे। आपको इस चीज को भी थोड़ा सा याद रखना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 68 की ओर। और 68 में आपसे क्या पूछ रहा है? आप भारतीय संविधान मणिपुर के लिए कौन सा राज्य के लिए बोला है? मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान कौन सा अनुच्छेद या किस अनुच्छेद में करता है? तो देखो बाबू, जब भी विशेष प्रावधान की बात आए तो आर्टिकल 371 में बोला गया है, लेकिन कौन सा स्पेशली बोला गया मणिपुर के बारे में? तो मणिपुर के बारे में क्या बोला? 371 का ए में, 371 का बी में, 371 का सी में और 371 का डी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 371 का सी में हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो बाकी ऑप्शन में क्या दिए? 371 का ए। तो 371 का ए में देखो, 370 ए किससे संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। कौन सा राज्य से संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। और 371 बी किससे संबंधित है? ये तुम्हारा आसाम से संबंधित है। इस चीज को भी थोड़ा सा याद रखना है। और 371 डी किससे संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश अब प्लस में तेलंगाना। आप लोग को इस चीज को भी थोड़ा सा याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। आपसे ये पूछ रहा है, भारतीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समिति पर क्या करना है? काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो बाबू, हम जब आप लोग को बीपीएससी एएसओ का क्वेश्चन करवा रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था, बलवंत मेहता कमेटी, जीवी राव समिति, अशोक मेहता समिति और थुंगन समिति से रिलेटेड तुम लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है। ईयरली वाइज दे देगा और बोलेगा कौन सा कमेटी कब आया था, उसको सजाना है। तो वहीं से देखो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए बलवंत मेहता समिति कब आया था। तो बलवंत मेहता समिति तुम्हें 1957 में आया था, अगर तुमको एक चीज भी याद है ना। और देखो इसके बाद जीवी राव समिति का बात कर रहे हैं तो ये कब आया था? 1985 में आया था। बताओ मोहन जी, आप लोगों को कल बताए थे, आप लोगों को इस चीज को अच्छे से याद रखना है और नोट डाउन भी करते चलना है। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद होगा क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था। तो अशोक मेहता समिति कब आया था? तो अशोक मेहता समिति 1977 के अप्रोक्स में आया हुआ था। थुंगन समिति जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एल.एम. सिंघवी समिति बोलते हैं। एल.एम. सिंघवी समिति ये कब आया था बाबू? एल.एम. सिंघवी समिति तुम्हारा आया था 1986 में। अब तुमसे बोला काल मतलब समय के मतलब कौन पहले आया था कौन बाद में आया था। देखो ऑप्शन को देखो, ईयरली वाइज देखो तो सबसे पहले कौन आया था? बलवंत मेहता समिति। ऑप्शन में देखो एक ही ऑप्शन डी दिख रहा है। उसके बाद 3 देखो 1977, 1985 और इसका आंसर आपका डी हो गया। बाकी सब ऑप्शन कैंसिल हो गया। देखो थोड़ा सा भी अगर नॉलेज है इस चीज के बारे में तुम इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे क्या बोल रहा है, जरा एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? मतलब कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर नहीं थे? ऑप्शन में दिया सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर और अरुणा आसफ अली। तुम लोग कमेंट सेक्शन में करना इसका आंसर क्या होने वाला है। वैसे मैं हिंट दे देता हूँ, उस टाइम में कौन नहीं था मेंबर्स? तो अरुणा आसफ अली जी मेंबर नहीं थे। बाकी तुम लोग एक चीज और कमेंट कर सकता है, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित
कौन सा राज्य से संबंधित है और राजकुमारी अमृता कौर ये कौन से राज्य से आते हैं? तो राजकुमारी अमृता कौर है तुम्हारा मध्य प्रांत बिहार से आते हैं। कहाँ से आते हैं? मध्य प्रांत बिहार से आते हैं। इस चीज को भी थोड़ा सा बीपीएससी कभी कभी फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 71 की ओर। देखो बाबू 71 कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी, तुमसे किस चीज के बारे में? बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? क्या है? फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस चीज को तुम्हें समझने के लिए थोड़ा सा फैक्चुअल को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन में दे रहा 1868 में, 1785 में, 1659 में और 1793 में। तो जब बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1868 ईस्वी में हुआ था। और इसकी स्थापना क्यों किया गया था? तो इसकी स्थापना जो तुम्हारा किया गया था, वैज्ञानिक सोच और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस सोसाइटी की स्थापना किया गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या पूछ रहा है? बिहार के जगदीशपुर से, देखो बाबू 1857 की क्रांति बिहार के बीपीएससी के लिए ना वीबीआई टॉपिक है। वीबीआई टॉपिक यहाँ से हर एक साल 2-4 क्वेश्चन बीपीएससी पूछ ही लेता है। तो वही पूछ रहा है, बिहार के जगदीशपुर के भारतीय विद्रोह का नेता कौन थे? कुंवर सिंह, देवी सिंह, कदम सिंह, चित्तौड़ सिंह। वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए कौन थे। कुंवर सिंह थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 की ओर चलते हैं। 73 में आपसे क्या पूछ रहा है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान साल्टपीटर मतलब सैंधावनून के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? देखो बाबू, जब औपनिवेशिक शासन का बात कर रहा है ना, तो उस टाइम बिहार में ना साल्टपीटर मतलब सैंधावनून का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पैलेस कहाँ था? पटना में था। तो बिहार की, इसका आंसर क्या जगह? बिहार हो जाएगा। बाकी इसमें ज्यादा कोई चीज वाली बात नहीं है, जो कॉन्सेप्ट जो बताया जाए तुमको इसमें। चलो 74 की ओर चलते हैं। बाकी और एक चीज देख सकते हो यहाँ पे, बाकी ये जो सॉल्टपीटर का जो यूज है ना, सॉल्टपीटर का यूज कहाँ करता है लोग? तो पोटेशियम नाइट्रेट, सॉल्टपीटर को इंग्लिश में मतलब इसको केमिस्ट्री केमिकल फार्मूला में पोटेशियम नाइट्रेट भी बोलते हैं। और इसका निर्माण कहाँ करता है? बारूद बनाने में भी किया जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 74, हाँ 74 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में तुमसे ये बोल रहा है, परमानेंट सेटलमेंट मतलब अस्थाई बंदोबस्त कब आया था? तो 1793 में। किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। इस चीज को याद रखना, क्योंकि बीपीएससी ने इसी से तुमसे एक क्वेश्चन निकाल पूछ सकता है। तो ये पूछ रहा है कहाँ लागू किया गया था? तो ऑप्शन में दे रहे तुम्हें बंगाल और बिहार में, बंगाल बिहार और उड़ीसा में, बंगाल बिहार और मद्रास में, बंगाल और बम्बई में था। कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल बिहार और उड़ीसा में। और तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, महालवारी और रैयतवारी को किसने लागू किया और कब लागू किया, उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ताकि तुम लोग का ये चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आने वाला वो रिवीजन हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में तुमसे ये पूछ रहा है, देखो भागा जतीन के बारे में तुमसे पूछ रहा है। किसके बारे में? भागा जतीन के बारे में। ये बोल रहा है निम्नलिखित तुमसे कौन सा कथन सही है? तो देखो 1928 में बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो बताओ बाबू रे, 1928 में बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए थे। जब ये तुम्हें पता हो गया, पहला ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो ये ऑप्शन गलत हो गया तुम्हारा। ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं। वह जुबंतर क्रांतिकारी समूह से जुड़े थे और 1915 में बालासोर में ब्रिटिश बलों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इसके बाद देखो क्या बोला है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन में देखो क्या बोला वो, ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला? वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भारतीय अध्यक्ष थे? तो बिल्कुल नहीं थे। इसका भारतीय पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी जी थे। अगर थोड़ा सा भी तुम्हें, बनर्जी जी थे। उन्होंने बंगाल में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था? बिल्कुल नहीं किए थे। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था बाबू रे? अली बंधु ने किया था। कौन किया था? अली बंधु। इस चीज को भी याद रखना है। देखो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो गया। तो तुम्हारे पास कौन सा बची? ऑप्शन नंबर बी। अगर नहीं भी कुछ जानते हो फिर भी इस ऑप्शन क्वेश्चन को कर ले जाते हैं आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। 76 में आपसे क्या बोला जा रहा है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयबजी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है? देखो बदरुद्दीन तैयबजी के बारे में तुमसे पूछ रहा है।
तो वे फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे? नहीं थे। क्यों? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे बताओ? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र जी बोस थे। सुभाष चंद्र बोस। तुम्हारा तो एक ऑप्शन कैंसिल हो गया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया। चलो अगर मान लो तुम इस चीज को नहीं भी जानते तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को होल्ड कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी को। चलो ऑप्शन नंबर सी में चलते। उन्होंने मुसलमानों की शिक्षा के उत्थान के लिए अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला? 1929 में देखो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की जहां पूर्ण स्वराज की घोषणा की। ये तो बिल्कुल नहीं है। पूर्ण स्वराज की घोषणा कौन किया? तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना। उन्होंने मुसलमान की शिक्षा के उत्थान के लिए अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया? नहीं किए थे। आपका आंसर कौन सा बच गया? ऑप्शन नंबर बी सिर्फ बच गया। अब बाकी कुछ आए चाहे नहीं, आप लोग क्वेश्चन को आराम से कर ले जाते। चलो क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित अकाल आयोग, देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। अकाल आयोग को क्या बोले? काल अनुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। पहला में दे रहा है मैकडोनेल। सबसे पहले देखो ऑप्शन बी में दे रहा है मतलब काल जो अकाल आयोग है उसमें कौन सा आयोग था? मैकडोनल्ड आयोग था, स्ट्रेची आयोग था, लायल आयोग था और कैंपबेल आयोग था। तुम्हें ये पता होना चाहिए कैंपबेल आयोग कब आया था। तो सबसे पहले ये पता करो। तो 1886 में आया था। और कहाँ आया था? तो उड़ीसा में आया था। चलो और लायल आयोग जो आया था 1857 में आया था। चलो इसके बाद देखो स्ट्रेची आयोग आया था तुम्हारा 1880 में आया था। 1880 में आया था। और जो मैकडोनल्ड आयोग आया था तुम्हारा ये 1901 में आया था। लेकिन क्या है ना, बीपीएससी इस क्वेश्चन को अपनी ओर से डिलीट कर दिया है। बीपीएससी ने क्या कर दिया? इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। बाकी तुम लोग इस क्वेश्चन को चाहते हो तो इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे ये बोला जा रहा है, देखो हाँ 78 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखो मद्रास थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट ने कहा कि प्राचीन समय में हिंदू महिलाएं शिक्षित थी और समाज में स्वतंत्र रूप से घूमती थी। ये बात बिल्कुल सही है। इस चीज को तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। कौन बोली थी? तो एनी बेसेंट बोली थी। उत्तर भारत के आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया था। और आपसे क्या पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? देखो 1882 के हंटर आयोग रिपोर्ट में लड़कियों के लिए तुलना में लड़कों की तुलना में लड़कियों के स्कूलों के लिए अधिक उदार अनुदान सहायता और लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति और पुरस्कार की सिफारिश की थी। ये बात भी बिल्कुल सही है। ढूंढो केशव कर्वे उन जाति की हिंदू विधवाओं की शिक्षा के खिलाफ थे? नहीं। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आंसर डी हो जाएगा। बाकी जितना भी ऑप्शन है ए बी सी ये ऑप्शन सही है। तुमसे पूछ रहा गलत कौन है, तो आपका गलत ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं 79 की ओर। देखो 79 में आपसे क्या पूछ रहा है? जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जोर पकड़ रहा था तब मार्ले मिंटो रिफॉर्म पर तंज कसते हुए पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं वरना मिंटो था। मतलब मिंटो के बारे में बोल रहा है। कौन था? मिंटो था। इसे ही पूछ रहा है किसने ये अपना तंज कसते हुए बोले थे? सी राजगोपाल जी आर्य जी बोले थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बोले थे, या गोविंद वल्लभ पंत जी बोले थे, या जवाहरलाल नेहरू बोले थे? कौन बोले थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बोले थे। चलो एक चीज और बताओ, मार्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था? तुम लोग कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करना। कब आया था? 1909 में, मतलब 1909 में आया था। चलो क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। और मार्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या बताया गया है? फूट डालो और शासन करो के बारे में बात की गई है। चलो क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे क्या पूछ रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है ना, असली नाम दिया है और वो फेमस हो जाने के बाद उसका लोकप्रिय नाम क्या हो गया उसके बारे में पूछ रहे थे तुमसे। बताओ मूल शंकर का लोकप्रिय नाम क्या है? बताओ तुम लोग। मूल शंकर किसको बोलते हैं हम लोग? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। जैसे ही तुम्हें पता गया एक का ऑप्शन किससे मिलान कर रहे हैं? 3 से, तो ऑप्शन की ओर आओ। ए का 1 ये कैंसिल, ए का 2 कैंसिल, ऑप्शन सी और डी में आगे बच गए हम लोग। चलो देखो नरेंद्र नाथ दत्त किसको बुलाते थे हम लोग प्यार से? तो विवेकानंद जी को।
देखो विवेकानंद जी। चलो ए बी का भी 4 ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सी की ओर चलो। देखो गद्दार चट्टोपाध्याय ये किसको बुलाते हैं हम? रामकृष्ण परमहंस जी को बुलाते थे। तो इस चीज को भी आप लोग क्या कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। बाकी देखो एक चीज और बोल रहा है, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। तो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल किसको बुलाते हैं? देखो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल किसको बोलते हैं? भागनी निवेदिता को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर सी हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर सी हो जाएगा। टिक कर लीजिए, टिक सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं। स्पेनिश फ्लू क्या है? स्पेनिश फ्लू सबसे पहले 1918 में भारत के कौन सा शहर में पहुंचा था? देखो जब भी जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, उसके बाद भारत के सैनिकों को वापस इंडिया भेजा गया। तो इंडिया भेजा गया तो कहाँ पे उतारा गया? तो इसको बम्बई में उतारा गया। तो वहाँ के सैनिकों के द्वारा जब बम्बई में उतारा गया तो वहाँ पे इन्फ्लुएंजा महामारी नामक एक महामारी आ गया। इन्फ्लुएंजा बीमारी नामक एक महामारी आ गया जो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। इसीलिए सबसे पहले कहाँ आया था? तो सबसे पहले कहाँ आया था? तो बम्बई में आया था। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी आप लोग को ज्यादा इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में आपसे क्या बोल रहा है? देखो कंसेंट आयु कंसेंट एज अधिनियम कब आया था? तो 1891 में। इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो आपसे पूछेगा सहमति आयु अधिनियम कब आया था? कब आया था? तो 1891 ईस्वी में आया था। किस संदर्भ में? निम्नलिखित कथन पर विचार करें। चलो विचार करते हैं इसके कथन पे। कथन में क्या बोल रहा है? कथन एक में बोला यह बंबई के एक पारसी सुधारक बेहराम जी मालवाड़ी थे जिन्होंने इसकी वकालत की थी विधान। कथन 2 में ये बोल रहा है इस अधिनियम को बाल गंगाधर के नेतृत्व वाली गर्मपंथी शाखा का समर्थन प्राप्त था। देखो बाबू ये जो ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है ना, इसमें गर्मपंथी शाखा का समर्थन नहीं था। ये चीज तुमसे खेल गया। यहाँ पे क्या गया था? समर्थन नहीं किया था। इस चीज को आप लोग क्या रखना है? ध्यान रखना है। जैसे ही ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास ऑप्शन क्या बच गया? सिर्फ ए। और ये जो बम्बई के पारसी सुधार बेराम जी ने वकालत की थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 82 का सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे समर्थन नहीं करके क्या कर दिया था? विरोध कर दिया था। इस चीज को याद रख लेना है थोड़ा सा। चलो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 83 की ओर। 83 में आपसे क्या पूछ रहा है? देखो भारतीय इतिहास के संदर्भ में कथन पे क्या करना है? विचार करना है कथन पे। कथन एक में क्या दिया? डच ने गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर कौन से तट पे? बोले पूर्वी तट पे अपने कारखाने या गोदाम स्थापित किए हैं, जो कि बिल्कुल सही किया था। अल्फांसो डी बुलकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा कर लिया। देखो अगर कायदे से देखा जाए तो ये भी सही है, लेकिन बीपीएससी ने इस ऑप्शन को गलत मान लिया है। विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में एक कारखाना स्थापित किया। ये बात भी बिल्कुल सही है। इस चीज को अगर देखो ऑप्शन नंबर 2 को कट करते हैं, अगर ऑप्शन नंबर 2 गलत है तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होगा। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और बीपीएससी में इस आंसर को क्या माना है? सी माना है। बाकी थोड़ा सा कायदे से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत था। चलो क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं। 84 में देखो क्या पूछ रहा है आपसे। निम्नलिखित में से कौन सा नेता बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 से प्रमुख रूप से जुड़ा था, जो भारतीय जन आंदोलनों में महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी? तो राजेंद्र प्रसाद, जेपी नारायण, श्री कृष्णा और अनुग्रह नारायण सिंह कौन जुड़े हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी जुड़े हुए थे। देखो जेपी नारायण जी इसको इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह ये दोनों थोड़ा सा बाद में जुड़े, लेकिन इस आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की? तो देखो बाबू जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन और रॉलेट एक्ट। तुमसे क्या पर औपचारिक शुरुआत कब हुआ था? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 के द्वारा। और चलो तुम लोग ये बताओ, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट जब हो के विरोध में असहयोग की भावना का जन्म हुआ, जैसे ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ ना, असहयोग की भावना का जन्म उत्पन्न हुआ।
मतलब जन्म हुआ इसीलिए। और देखो चौरी चौरा कांड कब हुआ था, थोड़ा सा इसको भी तुम लोग कमेंट में कर सकता है, फरवरी 1922 में। बाकी रोलेक्ट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तुम लोग कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करना। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 87 की ओर, 86 की ओर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में आपसे क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है? किस अभिलेख में बोला गया है? तो ऑप्शन में दिया इलाहाबाद स्तंभ लेख, एरन स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख और महरौली अभिलेख। कौन सा अभिलेख में बोला गया बाबू? तो इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख में बोला गया था। इस अभिलेख को क्या बोलते हैं? इस अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रयाग प्रशस्ति। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है, इसको कौन सी भाषा में लिखा गया था? इसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। ये भी थोड़ा सा याद रख सकता है। कौन सा लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। और इसका दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन। किसके द्वारा लिखा गया था? दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। चलो अब एरन स्तंभ अभिलेख का किससे संबंधित है? इसका भी संबंध समुद्रगुप्त से ही है, लेकिन इसका परम भागवत से नहीं है, इसीलिए आपका आंसर बी नहीं होगा। भीतरी अभिलेख देखो, जो भीतरी अभिलेख है ना, इसका संबंध किससे है? गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है। किससे है भीतरी अभिलेख का? गुप्त शासक स्कंदगुप्त। इस चीज को क्या कर सकते हो आप लोग, याद रख सकते हो। मेहरौली अभिलेख किससे संबंधित है? इसका जो है ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय से है। किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका मेहरौली में क्या चीज का वर्णन है? तो विजयी का वर्णन है। किस चीज का वर्णन है? विजयी का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में आपसे ये बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शिलाखंड रॉक कट मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? तो देखो ऑप्शन में क्या क्या, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, तंजावुर का राजा राज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और एलोरा का कैलाश मंदिर। क्या होगा ऑप्शन बाबू? एलोरा का कैलाश मंदिर होगा, क्योंकि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ना, यहाँ पे क्या किया गया था, विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है, जो कि क्या है, सबसे बड़ा अखंड ढांचा है, मतलब मोनोलिथिक है। क्या है ये? मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, मोनोलिथिक। इस चीज को क्या कर सकते हो आप लोग, याद रख सकते हो। बाकी जितना भी है ना, बाकी जितना भी है स्ट्रक्चरल टेम्पल है। क्या है? स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर है, इस चीज को याद रख सकता है। बाकी पुरी का जगन्नाथ मंदिर कौन सा राज्य में है, तुम लोग बता सकते हो? तो ये उड़ीसा में है। बाकी तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, कांची और तंजावुर कहाँ कहाँ का है मंदिर, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चलो क्वेश्चन नंबर 88 की चलते हैं। अशोक के किस शिलालेख से कलिंग युद्ध का वर्णन है? ये तो बेसिक क्वेश्चन है। शिलालेख 13वें की से है। ऑप्शन में क्या दिया? 13वें, शिलालेख 11वें, शिलालेख 9 और शिलालेख 7। ऑप्शन मिलेगा शिलालेख 13वें। चलो शिलालेख 11 में क्या बोला गया है, इस चीज को तो शिलालेख 11 में तुम्हें क्या बताया गया है? धम्म नीति के बारे में बताया गया। किस चीज के बारे में बताया गया? धम्म नीति के बारे में बताया गया, धम्म नीति के बारे में। और शिलालेख 9 में क्या बताया गया है? लोकप्रिय समारोह की निंदा और नैतिक आचरण पर जोर। शिलालेख 9 में क्या दिया गया है? नैतिक आचरण पर जोर। एक मिनट रुक जाओ, पेन थोड़ा पतला कर लेते हैं। नैतिक, एक मिनट, हाँ, नैतिक आचरण पर जोर। देखो और क्वेश्चन नंबर शिलालेख, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में देखो, शिलालेख 12 की बात करी है। शिलालेख 12 में क्या दिया गया है? धार्मिक संप्रदाय के प्रति संहिता, मतलब धार्मिक संप्रदाय के बारे में बताया गया। धार्मिक संप्रदाय के बारे में। चलो क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछा है? क्वेश्चन को डील किस तरह से करना है ना, आप लोग को ये पता होना चाहिए। मैं आप लोग को बता रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन को डील करना चाहिए। पहले तो क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाला, क्या बोल रहा है, बड़े अक्षरों वाला एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है? ऑप्शन में क्या दे रहा है? बनावली। ऑप्शन बी में दे रहा है कालीबंगन। ऑप्शन सी में दे रहा है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी में दे रहा है धौलावीरा। कहाँ से प्राप्त हुआ है?
धौलावीरा से प्राप्त हुआ। इस चीज को आप लोग को याद रखना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, कालीबंगन से क्या प्राप्त हुआ था, बनावली से क्या हुआ था और मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ था। इस चीज को आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ताकि आप लोग का ये चैप्टर रिवीजन हो जाए। ये रिवीजन के लिए आप लोग के लिए है, रिवीजन कमेंट करना है इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। 1 मिनट। हाँ, शेरशाह के प्रशासन के बारे में, शेरशाह के प्रशासन के बारे में पूछ रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखो बाबू, कथन 1 में दे रहा है शेरशाह के साम्राज्य को कितना 47 सरकार में 40 सरकार में विभाजित किया गया था। चीफ सिकदार जो होता है कानून व्यवस्था और चीफ मुंसिफ जो होता है जज, प्रत्येक सरकार में प्रशासन के 2 प्रभारी अधिकारी थे। तो ये आपका क्वेश्चन ये बताया जा रहा है। और प्रत्येक सरकार के कई प्रगणों में क्या किया गया था, विभाजित किया गया था। तो यही आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल दोनों बात क्या है, सही है। क्योंकि देखो, जैसे शेरशाह के प्रशासन के बारे में बात कर रहा है तो इसमें कितना सरकार था, 47 सरकार था। और उसमें एक चीफ सिकदार को क्या बोलते हैं, कानून और व्यवस्था, और चीफ मुंसिफ को जज बोलते हैं, जो प्रत्येक सरकार में प्रशासन के 2 प्रभारी अधिकारी थे। बिल्कुल सही है। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल, देखो मुगल के बारे में पूछ रहा है, किस चीज के बारे में, मनसबदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है। तो चलो मनसबदारी प्रथा के बारे में पूछ रहा है तुमसे। चलो देखो ऑप्शन में क्या दे रहा है, उन्हें नगद के साथ साथ, क्या बोल रहा है, उन्हें नगद के साथ साथ जगीरदारी भी दी जाती थी। बिल्कुल सही बात है। उन्हें सशस्त्र बल बनाए रखने होते थे। बिल्कुल सही बात है। उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। देखो बाबू रे, उन्हें क्या कर दिया जाता था, स्थानांतरित किया जाता था। यही क्वेश्चन तो गलत है। स्थानांतरित इसीलिए किया जाता था क्योंकि उसको स्थानीय शक्ति का ज्यादा बल ना हो सके, इसीलिए उसको क्या कर दिया जाता, ट्रांसफर कर दिया जाता था। जैसे कि अभी भी तुम देख सकते हो, बहुत सारा पदाधिकारी ऐसे है जिसको एक जगह ज्यादा दिनों तक नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां को स्थानीय लोकल शक्ति प्राप्त हो जाएगा तो वहां पे अपना मनमर्जी करेगा, इसीलिए उसको क्या करता है, आए दिन ट्रांसफर करते रहता है। इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। देखो बाब, मुगल काल की बात कर रहा है और कौन सा शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। ऑप्शन में क्या दे रहा है, दीवान ए खालसा, वकील ए मुतलक, मीर समान। ऑप्शन डी में मीर बख्शी। कौन था, मीर समान जी थे जो इनका पूरा आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। मीर समान क्या करता था, शाही परिवार के जितने भी घराने खर्चे थे सभी को देखभाल करते थे और जिम्मेदारी उठाते थे। चलो दीवान ए खालसा के बारे में देख लो। तो दीवान ए जो खालसा था ना, दीवान ए खालसा क्या है, सीधे शाही प्रशासन के अधीन भूमि के राजस्व मामले का ध्यान रखता था। क्या करता था, राजस्व विभाग देखता था। दीवान ए खालसा क्या चीज देखता था, राजस्व प्रभारी का राजस्व विभाग देखता था। इस चीज को थोड़ा अच्छा याद रख लेना। और देखो वकील ए मुतलक, ये प्रधानमंत्री के समान क्या था, एक पोस्ट था, प्रधानमंत्री के समान। वकील ए मुतलक क्या था, प्रधानमंत्री के समान एक शक्तिशाली पोस्ट था। एक शक्तिशाली पद था। ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। चलो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला जा रहा है, देखो 93 की ओर चलते हैं। 93 में आपसे क्या बोला जा रहा है, 93 में आपसे ये बोल रहा है, हाँ एक चीज और तुम लोग मीर बख्शी के बारे में नहीं बताया, तो मीर बख्शी के बारे में तुम लोग कमेंट करना है। मीर बख्शी का क्या काम था, तो मीर बख्शी क्या था, सैन्य विभाग का प्रमुख जो होता था वो सैनिकों को भर्ती, वेतन भुगतान और खुफिया जानकारी का प्रबंध करता था। तुम लोग मीर बख्शी के बारे में कमेंट करना ताकि तुम लोग को भी थोड़ा सा याद रहे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। देखो बलबन के बारे में पूछ रहा है, बलबन का कौन चीज से संबंधित नहीं है। देखो बलबन क्या है, चहलगानी तुर्की है। बिल्कुल ये बात सही है। रक्त और लौह नीति को अपनाया था, बिल्कुल सही बात है। ये मामुलुक वंश का संस्थापक था, ये भी सही बात है। तो क्या है, पूंजी का हस्तांतरण ये नहीं करता था, ये चीज इसका नहीं था। ये किसका था, तो पूंजी का हस्तांतरण बताओ। पूंजी का हस्तांतरण था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक। पूंजी का हस्तांतरण कौन करता था, मोहम्मद बिन तुगलक जी करते थे। इस चीज को क्या करना है, याद रखना है। और एक चीज,
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी कहाँ से कहाँ किया? तो ये अपना राजधानी दिल्ली से कहाँ कर दिया था? दौलताबाद कर दिया था। कहाँ कर दिया था? दिल्ली से दौलताबाद। इस चीज को भी थोड़ा सा याद रख लेना, बाकी और कुछ ज्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 94 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अखबार ने नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांटर्स की कड़ी निंदा की और कृषकों के पक्ष का समर्थन किया था? देखो बीपीएससी ने इस टॉपिक को ना कुछ ज्यादा ही हिंट करता है, इस चीज को थोड़ा सा याद रखना है। तो देखो क्या दिया कथन में, ऑप्शन ए में दिया हुरकारू, हिंदू पैट्रियट, फ्रेंड ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी में क्या दिया है? हिंदुस्तान। आपका आंसर क्या है? हिंदू पैट्रियट जो ऐसा अखबार था जो क्या किया था? नील विद्रोह के दौरान कड़ी कड़ी निंदा किया था। किसको? तो इंडिगो प्लांट, जो इंडिगो को ये ज्यादा ये करवाता था, इसीलिए उसको क्या कर दिया था, और कृषक के समक्ष में अपना समर्थन दिया था। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू पैट्रियट हो जाएगा। बाकी हिंदू पैट्रियट से पहले नील विद्रोह कब हुआ था? तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। और नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से लेके 1680 में हुआ था। और देखो हिंदू पैट्रियट जो है इसका संपादक कौन था? तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। कौन थे संपादक? इसका तुम लोग कमेंट भी कर सकता, हरीश चंद्र मुखर्जी। इस चीज को याद रख सकते हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 95 भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका अधिकारक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही साथ सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े? बताओ इसका आंसर क्या होने वाला बाबू? देखो ऑप्शन में क्या दे रहा है? एमजी रानाडे, जीबी जोशी और आरसी दत्त और लाला लाजपत राय। कौन थे? तो आरसी दत्त जी थे। क्या हुआ था इसमें देखो, तो लॉर्ड कर्जन को इस तरह विवश कर दिया था कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को ना अधिकारी खंडित कर उसका सुधार आर्थिक कदम भी उठाना पड़े था। कौन था? तो आरसी दत्त जी थे। इन्होंने क्या किया था? तो अर्थशास्त्री के इतिहासकार थे। ये क्या थे? अर्थशास्त्री के इतिहासकार। चलो बाकी तुम लोग एमजी रनाडे, जीबी जोशी और लाला लाजपत राय के बारे में कुछ कुछ कमेंट जरूर करना, क्योंकि इससे भी कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग को पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही मेल नहीं है? तो देखो ऑप्शन में क्या था? आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अल्लाह बख्श, खाकसार पार्टी, अल्लामा मस्किरी किया था। तो वहां के शासक राजा कौन थे? नरसिंह देव थे। के लिए इसका क्या परिणाम क्या था? तो जब नरसिंह देव पे आक्रमण हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ था? वो युद्ध में मारे गए? नहीं, बिल्कुल नहीं मारे गए। तो ऑप्शन मिलेगा तो गलत हो जाएगा। उन्हें बंदी बनाकर निर्वासित कर दिया गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कर देने पर सहमति जताई और उनका क्षेत्र उन्हें लौटा दिया गया। ये बात बिल्कुल सही है। अगर तुम लोग थोड़ा सा बिहार स्पेशल अगर पढ़ाई किया होगा तो तुम लोग को पता होगा। चलो तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। चलो उनका राज अस्थायी रूप से खिलजी द्वारा हड़प लिया गया? नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं। देखो 98 में क्या बोल जा रहा है? 1928 में आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तुमसे पूछ रहे। देखो ऑप्शन में क्या दे रहा है? आरा दे रहा है, मुजफ्फरपुर दे रहा है, और क्या दे रहा है? पटना दे रहा है, और क्या दे रहा है? मोतिहारी दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 में आपसे क्या बोला जा रहा है? 1928 में, देखो 1928 की बात कर रही है। 1928 में आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पे हुई थी? तो देखो ये तो जनरली अगर पटना ऑप्शन रहता तो पटना भी है, लेकिन जनरली कहाँ बीपीएससी ने इस आंसर को क्या माना है? बीपीएससी ने अपना आंसर क्या माना है? इसका मोतिहारी माना है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोतिहारी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। इसमें क्या बोला आपसे? देखो निम्नलिखित में से कौन से नेताओं का युग्म 1922 में मुंगेर में किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार था? तो देखो ऑप्शन में क्या दे रहा है? स्वामी शाहजानंद सरस्वती और मोहम्मद जुबैर, श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, स्वामी शादानंद सरस्वती और श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर और राजेंद्र प्रसाद। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर स्वामी सहजानंद सरस्वती। जैसे किसान सभा से संबंधित होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद जुबैर या मोहम्मद जुबैर। चलो ठीक है। किसान सभा से संबंधित स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो पहला ऑप्शन होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है, बट इसका आंसर तुम्हारा सही हो जाएगा। और एक चीज देखो, इस चीज को देखो, 1 मिनट रुकना। हाँ, क्वेश्चन 99 में क्या बोला जा रहा है आपसे? निम्नलिखित में से नेताओं का युग 1922 में मुंगेर में, कहाँ पे बोला है? मुंगेर में। कहा किस चीज का? तो किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार कौन थे? तो देखो, स्वामी सहजानंद सरस्वती और मोहम्मद जुबैर। बच्चा क्या करेगा? पहला ऑप्शन स्वामी सहजानंद देख क्या करेगा? टिक कर देगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा। स्वामी सहजानंद बोला, ये ऑप्शन कर दो। श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, आपका राजेंद्र प्रसाद तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आपके पास 3 ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो बच गया एक। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 99 का बी हो जाएगा। चलो, वर्ष 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछ रहा है? बिहार प्रांतीय कांग्रेस की समिति के अध्यक्ष कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएगा। चलिए, आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन का टारगेट था और 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा, और साथ ही साथ आप लोग जोश आईएएस पीसीएस के टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको भी और आपके दोस्त को भी फायदा हो। चलिए, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।